नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने वाला हूं जो फंड मैनेजमेंट साइड में एक बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूं आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर श्री नितेश जैन साहब का। नितेश जैन साहब जिनको मोर देन 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, खुद चार्टर अकाउंटेंट हैं और साथ में CFA हैं। आज उनसे बात करेंगे जो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का नया फंड ऑफर आया है, आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड, उसकी बनावट के बारे में, उसकी सुटेबिलिटी के बारे में और इन्वेस्टर्स उसमें क्या समझना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये सारी बातें हम लोग उनसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं नितेश जैन जी से। वीडियो को आगे देखने से पहले काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि तमाम नोटिफिकेशन हर वीक में जो 3-4 वीडियो डाली जाती है नई, उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नितेश जी। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार सर। आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू नितेश जी, आप आए और अपना बहुमूल्य समय दिया। आज हम लोग एक विशेष प्रोडक्ट, क्योंकि वैसे भी सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं कि आपकी टीम आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड जिस तरह से एसेट क्रिएट कर रही है लोगों के जीवन में, ये सचमुच में अभूतपूर्व है। तो उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को मैं तहे दिल बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज प्रश्न जो करूंगा, क्योंकि आपके एक नए फंड ऑफर आ रहे हैं आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड, उसके इर्द गिर्द हम लोग कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। क्योंकि बिजनेस साइकिल फंड करके तो कुछ फंड्स और भी हैं मार्केट में, तो आपका बिजनेस साइकिल फंड का क्या मतलब है, इस वक्त लाने की वजह क्या है और इन्वेस्टर्स क्या सोच के इसमें आए और किस तरह के इन्वेस्टर्स को टारगेट आप लोग कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। 2-3 चीज मैंने एक साथ पूछ लिया, तो आप समय लेके थोड़ा डिस्क्राइब इसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इसको जितना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास करूंगा। सो बेसिकली सर, ये जो बिजनेस साइकिल फंड है मिश्रा जी, ये फंड है इकोनॉमी में जो वेरिएशंस होते हैं, एक होती है ट्रेंड लाइन और एक होती है उसके इर्द गिर्द जो वेरिएशन आते हैं। कभी कभार वो वेरिएशन पॉजिटिव साइड में होते हैं, कभी वो वेरिएशन नेगेटिव साइड में होते हैं। तो हम टेक्निकल फाइनेंस की भाषा में इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक्सपेंशन फेज, उसके बाद एक्सपेंशन के बाद पीक आ जाता है, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के बाद स्लम्प आ जाता है। ये बेसिकली 4 फेजेस होते हैं हर एक इकोनॉमी में, हर एक देश की किसी भी अर्थव्यवस्था में, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो। सो ये जो फंड है बिजनेस साइकिल फंड, जिसका NFO 15 तारीख से चालू होगा, ये फंड है इन फेजेस को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना, ओके, और उन फेजेस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना और एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे उससे जनरेट कर सकते हैं, ये इसका पर्पस है। सो बेसिकली इस फंड में हम लोग सारे माइक्रो इंडिकेटर ट्रैक करेंगे इकोनॉमी के। हम ये डिसाइड करेंगे कि हम एज ए कंट्री जो इंडिया है वो कौन से फेज में है, और उस फेज के बाद कौन से सेक्टर अच्छा उसमें परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेंगे। बहुत बहुत सही कहा नितेश जी कि अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग फेजेस में चलते हैं, डिफेंसिव हो या एग्रेसिव सेक्टर्स हो, और इसके आइडेंटिफिकेशन आप लोगों से बेहतर कोई दूसरा कर भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपनी एक्सपीरियंस और आपकी पूरी टीम की एक्सपीरियंस सचमुच अभूतपूर्व है। तो इसी से मिलता जुलता मैं दूसरा चीज इसी प्रश्न से आता है कि जैसे आपने कहा कि 4 फेजेस हैं बिजनेस साइकिल, पूरी की पूरी इकोनॉमी के, तो आप लोग के समझ से आज के डेट में किस साइकिल पे इंडिया चल रहा है, इस फेज को क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही उम्दा सवाल है और बहुत सारी फोरम में मुझसे पूछा गया है। सो अभी मिश्रा जी, जो सारे इंडिकेटर हम जो मॉनिटर कर रहे हैं इंडिया में, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ हो, वो इन्फ्लेशन हो, या RBI की जो पॉलिसी हो, या जो ऑटो सेक्टर के जो मंथली नंबर आते हैं वो है, या सीमेंट स्टील जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनके जो डेटा मंथली बेसिस पे आते हैं, वो सब इसी बात को सिग्नल कर रहे हैं कि इंडिया में हम लोग अभी एक्सपेंशन फेज में, ओके। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि हम लोग बहुत लेट एक्सपेंशन में, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वी आर लाइक, हम लोग ये अभी काफी लंबे समय तक ये जो पॉजिटिविटी है ये चलना चाहिए यहाँ से। सो कोई भी इंडिकेटर जो हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं उससे ये नहीं लग रहा है कि कहीं पे किसी तरह का स्लो डाउन है। अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया की सेल्स देख लेंगे या बेसिकली अग्रीगेट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनका अगर एनालिसिस करेंगे, या GST कलेक्शन मंथली लेवल पे अगर आप देखेंगे, तो उससे यही लग रहा है कि एक्सपेंशन है। और हमें लगता है कि एक्सपेंशन फेज में जो अग्रेसिव सेक्टर्स हैं
वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड मे बी ये थोड़े और समय चलेगा, और अब काम वही होगा हमारा फंड मैनेजमेंट टीम का कि इसको बराबर से मॉनिटर करते रहें, और जैसे ही इसमें कुछ चेंज होता है अकॉर्डिंगली उसमें पोर्टफोलियो में फिर चेंज करना पड़ेगा। परफेक्ट नितेश जी, आपने सही कहा कि चीजें जो दिख रही हैं काफी पॉजिटिव दिख रही हैं, और जीएसटी के नंबर्स फर्स्ट 6 मंथ के तो बहुत ही बढ़िया हैं। और इनफैक्ट हम लोग पिछले साल को छोड़ भी दें तो 2019-20 के नंबर से भी काफी ऊपर है ये नंबर, तो एक पॉजिटिव सिग्नल निश्चित रूप से मैं होता है। ट्रेड एसोसिएशन की एक रिपोर्ट भी देख रहा था, और उसमें सब कुछ मीडिया आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये इस दिवाली सीजन में मतलब रिकॉर्ड हाई ट्रेड हुआ है इंडिया में। सो ये सारे जो बेसिक डेटा हैं ये सिग्नल कर रहे हैं कि व्यू के हिसाब से एक्सपेंशन फेज है, और ये इकोनॉमी वाइज हम लोग एज अ कंट्री हम लोग काफी अच्छा कर। एक प्रश्न और इसी से मैं निकालूंगा, आपसे पूछूंगा कि अभी के सिचुएशंस में कितने सेक्टर्स को आप लोग देख रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे करंट सिचुएशन के हिसाब से? निश्चित रूप से तो डायनामिक सिचुएशन होगा, चीजें बदलेंगी हर रोज, हर महीने, हर क्वार्टर बदलेंगी, मगर अभी की स्थिति में कितने सेक्टर्स पे आपका फोकस है? सो देखिए, बेसिकली इंडिया में अगर आप देखेंगे तो बड़े जो सेक्टर हैं वो करीब 15 सेक्टर है, और अगर आप उसमें थोड़े जो मझोले या छोटे सेक्टर जो हैं जैसे शुगर, पेपर, इस तरीके के अगर छोटे सेक्टर भी आप मिला लो तो 20-22 के करीब हो जाते हैं। अब इसमें एक हम जब इस फंड के लिए रिसर्च कर रहे थे, पिछले 3 महीने से हम लोग रिग्रेस रिसर्च किए हैं, तो एक और चीज बहुत सामने आई है कि ये जो सेक्टर्स होते हैं हर एक फेज में ये सेक्टर सेम तरीके से परफॉर्म नहीं करते। मतलब पिछला जो एक्सपेंशन फेज था उसमें जो सेक्टर अच्छे किए थे वो जरूरी नहीं है कि वो का वही सेट जो है वो अगले टाइम भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री की जो खुद का कैपिटल साइकिल है या खुद की जो डायनामिक्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। और यही एक्चुअली हमारे फंड का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि हम लोग एक ट्रेडिशनल टेम्पलेट जो बनी हुई है बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग की, कि अगर एक एक्सपेंशन फेज हो तो आप सारे अग्रेसिव सेक्टर लाइक मेटल, सीमेंट, डोमेस्टिक सिक्लिकल, ऑटो, कैप गुड्स, उन सबको इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मंदी आने वाली है या कॉन्ट्रैक्शन है तो आप जो डिफेंसिव सेक्टर है लाइक एफएमसीजी, स्टेपल्स, पावर यूटिलिटी, उसमें आप फार्मा में इन्वेस्ट कर दीजिए। सो ये एक डिफरेंशिएटिंग है कि हम लोग सिर्फ बिजनेस साइकिल को ही मॉनिटर नहीं करेंगे बट इंडिविजुअल जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री उनके खुद के कैसे साइकिल चल रहे हैं उसके हिसाब से भी उसको ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया। एक और बता दीजिए कि आप लोगों के हिसाब से किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस फंड में आने चाहिए और क्या सोच लेके आना चाहिए, कितना समय लेके आना चाहिए? बिल्कुल। सो देखिए मिश्रा जी, ये जो फंड है ये होगा एक थोड़ा डायनामिक टाइप ऑफ असेट एलोकेशन, जिसमें बेस्ड ऑन अंडरलाइंग जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं अर्थव्यवस्था के, अगर उसमें चेंजेस होंगे तो हमको जो सेक्टर सिलेक्शन है उसमें भी हमको रैपिड चेंजेस करने पड़ेंगे। सो ये थोड़ा डायनामिक होगा वर्सेस अगर जैसे कोई लार्ज कैप है या बड़ा एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो थोड़ा स्टेबल होता है, बट यहाँ पे थोड़ा द चर्न जो है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सो अगर आप इसका रिस्क प्रोफाइल भी देखेंगे तो ये डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा हाई रिस्क में गिरेगा रिस्कोमीटर के हिसाब से। और इसके लिए जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा है और रिस्क और रिटर्न साथ में ही आते हैं हमेशा, तो रिस्क प्रोफाइल जिनका ज्यादा है उनके लिए एकदम उचित है। और राइजन के बारे में बोलूंगा कि जो इक्विटी है बाय उसके बाय इट्स वेरी नेचर वो जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। सो आई थिंक 5 साल का अगर होराइजन रखेंगे तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने एकदम सही कहा कि ये इसके रिस्क के हिसाब से इसको हम लोग हायर रिस्क की तरफ रखेंगे। मीन्स के किसी इंडिविजुअल सेक्टरल फंड से तो निश्चित रूप से ये कम रिस्क का होगा, मगर किसी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से अधिक रिस्क होगी, मगर रिस्क है तो ही रिटर्न है। बिल्कुल आपने सही कहा, रिस्क है तो रिटर्न है, तो दोनों ही साथ में साथ लेके चलना है। आपकी बातें सुन के मुझे तो अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि मेरे इन्वेस्टर्स, हमारे दर्शक को भी ये समझ में आएगा कि बिजनेस साइकिल क्यों जरूरी है उनके पोर्टफोलियो में। निश्चित रूप से ये ड्यू डिलिजेंस उन्हें करना होगा या उनके साथ जो जुड़े हुए प्रोफेशनल उन्हें करना होगा कि किस रेशियो में अपने पोर्टफोलियो में उन्हें रखना चाहिए। कोई और खास बात आप कहना चाहेंगे इस फंड से रिलेटेड जो मिस किया हूं? एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये क्या है कि मैक्रो और टॉप डाउन अप्रोच वाला फंड है। ओके, तो इसमें हम अर्थव्यवस्था पे पहले हमारा व्यू बनाएंगे, उसके बाद सेक्टर्स पे व्यू बना लेंगे। एंड एक और चीज जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, इसमें हम सेलेक्ट जो इंटरनेशनल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी तरफ भी ध्यान देंगे। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा सेक्टर है
जिसके लिए इंडिया में लिस्टेड स्पेस में कंपनीज नहीं है या हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जैसे एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो गई, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कि इंडिया में कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती नहीं, पूरा इंडिया जो है वो हम लोग ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंपोर्ट करते हैं, ताइवान, कोरिया सबसे। तो अगर वहाँ इस टाइप का अगर हमें कुछ मिला और वहाँ पे हमारा बहुत पॉजिटिव व्यू है, तो हम वो ग्लोबल जो अपॉर्चुनिटी है उसको भी टैप करेंगे। परफेक्ट, ये तो और सोने पे सुहागा हो गया, और बेहतर चीज होगी कि डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी। तो थैंक यू नितेश जी, आपसे बात करके सचमुच में बहुत अच्छा लगा, और आने वाले दिनों में और बहुत सारे विषय पे आपसे बात भी करूंगा, और उससे मैं खुद को भी और अपने दर्शकों को भी इनलाइटन करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। अभी आपने नितेश जैन साहब की बातें सुनी, आपको समझ में आया होगा कि आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड किस तरह का फंड है, किस तरह से के इन्वेस्टर्स के लिए है, और किस तरह से अलग अलग बिजनेस साइकिल को, इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल को ये कैप्चर करने की कैपेसिटी रखता है। निश्चित रूप से आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड एक पुरानी संस्था है, जिनकी रिसर्च टीम, जिनकी फंड मैनेजमेंट स्टाइल काफ़ी बढ़िया है, मगर फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो आप अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, क्योंकि जैसा कि आपने नितेश जैन साहब की बात सुनी कि ये हाई रिस्क कैटेगरी की फंड है, रिस्कोमीटर के हिसाब से काफ़ी हाई रिस्क कैटेगरी में है, मगर रिटर्न की उम्मीद भी हाई रिस्क होने के कारण अधिक है। तो आप इसका ड्यू डिलिजेंस खुद करें, या आप जिस भी इन्वेस्टर प्रोफेशनल के साथ जुड़े हैं उनके साथ बैठ के समझें और तब इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा, फंड के बारे में समझ में आया होगा, मगर फिर भी अगर कोई और भी प्रश्न हो तो आइए हमारे YouTube में कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उनका भी जवाब लाके दे सकूं। अगर आपके मन में और भी प्रश्न हो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो भी काइंडली आइए और बताइए। सो थैंक यू वंस अगेन, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।